So, hello, welcome everyone. We were doing improvements in food resources. We had finished our topic till crop production, right? जो crop से related हमारा जो topic था, सब topic वो हम finish कर चुके थे last class में. In this class, we are going to start with an add-on feature, which is your animal husbandry, right? बेटा देखो मैं आपको पहले ही कहती हूँ कि जो फार्मर्स हैं दे हैव गॉट सम एक्स्ट्रा टाइम टू रिलाई, क्योंकि उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है इन केस अगर उनकी क्रॉप किसी भी रीजन से डैमेज हो जाती है, राइट? So they should have some an extra add-on income source. So animal husbandry is there, which is being incorporated into agriculture. ये उसको agriculture के साथ में किया जा रहा है, and secondly इसको scientific तरीके से किया जा रहा है. What exactly animal husbandry is? It is a branch of agriculture which is concerned with animals that are raised for meat, right? Fibers, milk, eggs, or other products. It includes day-to-day care, selective breeding and raising of livestock. So actually क्या हो रहा है कि it is a branch of agriculture only. हम इसको agriculture के साथ में ही लेके चलते हैं, because वहाँ पे देखो agriculture में भी we need animals. एक farmer को वहाँ पे भी animals की जरूरत पड़ती है, right? So सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, देखो अब अगर आप ये देखो, जो भी एक फार्मर है, अगर ज्यादातर फार्मर्स क्या करते हैं, अपने पास कैटल्स रखते हैं जैसे कि काउस, बुफेलोस, तो उनका क्या एड ऑन फीचर होता है? एक तो मिल्क मिल जाता है, दूसरा उनके जो वहां पे वेस्ट जनरेट होता है जैसे फॉडर हो गया, ये सारी चीजें वो अपने एनिमल्स को खिला सकते हैं. नंबर 3, उनका जो एक्सक्रीटा होता है दैट इज वेरी यूजफुल. काउ डंग इज वेरी यूजफुल एज अ मैन्योर, राइट? देन लास्टली जो कैटल हैं, जो आपके मेल कैटल होते हैं, मेल काउस जिसे हम बुल बोलते हैं, वो क्या होते हैं? वो आपके ड्राफ्ट एनिमल्स होते हैं. वो क्या करते हैं? फील्ड्स में हेल्प करते हैं. इन केस यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, तो हाउ विल यू प्लो? या यू डोंट हैव पेट्रोल या यू डोंट हैव डीजल, तो आप क्या करोगे, राइट? आपको कई बार क्या होता है, जैसे अब नहीं, ट्रैक्टर के लिए तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, बट वी नीड फॉर मोटर पंप, राइट? आई वाज मिस्टेकन. सो आपके लिए ये बड़े काम की चीज हो सकता है. सपोज करो आपके पास डीजल खत्म हो गया, तो आप क्या करोगे? तो यू नीड टू हैव सम ऑल्टरनेटिव सोर्स. आपके पास एक सोर्स होना चाहिए. तो ये जो आपके बुल्स होते हैं दे आर वेरी इफेक्टिव. जब हार्वेस्ट कर चुके हो, वहां से उठा के सामान लेके आना है, तब ये हेल्प करते हैं. सो कैटल फार्मिंग जो है बेटा, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैटल फ्रॉम बर्थ until the point at which they provide food or milk for consumption. जितने भी जो बीफ कैटल फार्मर्स होते हैं वो यूजुअली रेज करते हैं कैटल्स को टिल दे रीच द अडल्टहुड एंड देन दे जस्ट सेल देम ऑफ. यू नो, आप उसको मीट के लिए वो सेल ऑफ कर देते हैं. अब बेटा देखो, जो हमारे इंडिया में अगर हम बात करते हैं कैटल्स की, तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैटल. वन इज योर काउ, right? One is cow and the other is buffalo, right? काउ का जो साइंटिफिक नेम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है, दैट इज बॉस इंडिकस, राइट? इट इज बॉस इंडिकस. ठीक बेटा. जो बुफेलो होता है उसका नाम होता है बुलबालिस बुलगालिस. ओके, ओके, चलिए. सो आई एम जस्ट टॉकिंग ऑफ, देखो बेटा जो काउ होती है ना, वो यूजुअली आपके ड्राई एरियाज में रह पाती है, वेराज जो बफेलोज है वो ज्यादातर वेट एरियाज में या जो रिवर बेड्स के आसपास जगह होती है वहां पे रह लेती है, राइट? अब देखो हमारे इंडिया में अराउंड 26 ब्रीड्स ऑफ कैटल जो हैं दे आर देयर इन इंडिया एंड दे आर बीइंग रियर्ड ऑफ. वो वहां पे रेयरिंग हो रही है उनकी, ठीक है बेटा? अब देखो इसमें से अगर हम बात करते हैं साहिवाल, देन रेड सिंधी, गीर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी, बड़ी फेमस सी इनकी स्पीशीज होती है. अब जो ब्रीड आती है बेटा, ब्रीड का मतलब क्या होता है कि वो स्पीशीज के अंदर एक कंसर्न्ड ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं जिसके अपने एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं जो आपको सेम स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स में नहीं मिलेंगे, राइट? ठीक है, एक सेकेंड रुकना. ओके, सो ये जो बफेलोज होती हैं बेटा, दे आर मोर ऑन द वेट एरियाज, और आपकी जो काउज होती हैं दे आर मोर अडेप्टेड टू लिव ऑन द ड्राई एरियाज, राइट? अब बेटा ब्रीड्स में जैसे मैंने आपको बताया, एक होता है ड्रॉट ब्रीड्स, देन यू हैव डेयरी ब्रीड्स या फिर डुअल पर्पस ब्रीड्स.
ओके, जो ड्रॉट बीड्स होती हैं वो क्या है बेटा, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट, दे आर काइंड ऑफ मस्कुलर, तो वो फार्मर को फील्ड पे हेल्प कराते हैं। ओके, फील्ड में जो भी आपका वजन उठाने का काम है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, वो सारा काम जो है वो ड्रॉट ब्रीड करती है। दूसरा आता है डेयरी ब्रीड्स। ये क्या है, दे हैव गॉट लार्ज डाइजेस्टिव सिस्टम, और इनका जो अडर होता है दैट इज क्वाइट स्पेशियस, तो ये काफी मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं, सो दे आर आल्सो नोन एज मिल्च एनिमल्स। ओके, डेयरी एनिमल्स को हम मिल्च एनिमल्स भी बोलते हैं। लास्ट इज ड्यूअल पर्पस, जो Good दोनों काम evening, करते ma'am. हैं। हाँ जी, गुड इवनिंग पृथ्वी, हाउ आर यू बेटा? Fine, thank you, ma'am. So taking feeling of living in Punjab, right? No Yes, ma'am. electricity. Yeah, we are all used to this. Okay, चलो। ओके, तो क्या होता है, जो आपके ड्यूअल पर्पस ब्रीड्स होते हैं, दे आर हेल्पफुल इन बोथ द केसेस, वो फील्ड्स में भी हेल्प करती हैं, दे आर हेल्पफुल फॉर गिविंग मिल्क आल्सो, राइट। अब अगर आप बफेलोज की कॉमन ब्रीड्स की बात करते हो, मुर्रा, मेसाना, सूरती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी ब्रीड्स होती हैं। अब whenever I take up this chapter, one of my student, she is now in medical college, वो she used to laugh कि मैम ये कैसे नाम रखे हुए हैं बुफेलोज के भी, मेहसाना, सूरती, मतलब ये किसने रखे हैं नाम? तो आई यूज्ड टू से कि बहुत पहले के नाम है, वही चलते आ रहे हैं, जो इंडियन नेम्स हैं वो ऐसे ही रखे हुए हैं। अब जैसे अगर हम इंडियन ब्रीड्स ऑफ काउ देखते हैं, तो वो मेन 3 टाइप की काउ है डेयरी काउस में, आपका रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। ठीक है, अब ये ज्यादातर आपको मिलते हैं, जैसे दे आर मीडियम साइज की होती हैं तीनों की तीनों, लेकिन जो साहिवाल है वो सबसे सुपीरियर है। सुपीरियर साहिवाल इज द मोस्ट सुपीरियर मोस्ट ब्रीड इन इंडियन कैटेगरी। अब बफेलोज में आपकी मुर्रा जो है वो हरियाणा और पंजाब में मिलती है, राइट। वैसे हमारे ऑल ओवर इंडिया ओनली 10 ब्रीड्स ऑफ बफेलोज आर देयर, बफेलोज की सिर्फ 10 ब्रीड्स होती हैं। ओके, देन मेहसाना, ये आपकी गुजरात में मिलती है। तो ये जो ब्रीड्स हैं बेटा, दे आर ऑल वेरिड अप, ये काफी जगह जगह रहती है। ओके, अब जो बेटा बुफेलो का जो मिल्क होता है, बुफेलो का मिल्क इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, और उसमें काफी चीजें होती हैं, जैसे विटामिन ई उसके अंदर बहुत होगा, कैल्शियम बहुत है, फास्फोरस बहुत है, तो एक न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बुफेलो मिल्क की काफी हाई है, जिसकी वजह से वो काफी डिमांड में रहता है। अब बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं कि भाई ठीक है ब्रीड्स थी, लेकिन आपने कभी नाम सुना होगा कि ये एग्जॉटिक ब्रीड का है, ये फॉरेन ब्रीड का है, तो वो चीज क्या है? देखो, अगर हमें एनिमल्स रखने हैं, मिल्क एनिमल्स रखने हैं, तो ऑब्वियसली फार्मर्स का एक ही पर्पस होता है कि उनसे हमें ज्यादा मिल्क मिले। तो मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि एनिमल्स का लैक्टेशन पीरियड क्या है। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? इट इज अ पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन द बर्थ ऑफ अ यंग वन टू द नेक्स्ट प्रेगनेंसी, वो आपका होता है ये क्या होता है लैक्टेशन पीरियड। तो ये वेरी करता है, ब्रीड टू ब्रीड वेरी करता है, हम जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड रखेंगे उतना ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होगा ऑब्वियसली। सो इसके लिए क्या किया जाता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग की जाती है। जैसे हमने प्लांट्स में बात की थी कि जो हमें सिलेक्टिव फीचर्स चाहिए उसको हम चूज कर लेते हैं और उन वेराइटीज को आपस में ब्रीड करा देते हैं। सिमिलरली सेम कंसेप्ट आपका एनिमल्स में भी लगता है। ओके, अब इसमें हमें मेन जो रीजन है कि हाँ हम एक ट्रेट हमें जो चाहिए है कि हाँ यार ये चीजें होनी चाहिए हमारे इन एनिमल्स के अंदर, तो पहला तो यही आता है कि जितनी एक वेरिड सेट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस को वो टॉलरेट कर ले, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठंड है, वो झेल ले, क्योंकि ऑब्वियसली अब उनको तो हम ऐसे नहीं कर सकते जैसे वी लिव इनसाइड, वी ईट दिस, वी ईट दैट, तो वी स्टे ओके। बट उनके लिए हमें रहता है कि एक वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो टॉलरेट कर ले, लैक्टेशन पीरियड काफी ज्यादा हो, हाई ईल्ड ऑफ द प्रोड्यूस, चाहे हम ब्रेड सॉरी मिल्क कहें या मीट कहें, राइट। अगर वो मिल्क गिविंग है तब मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा होने चाहिए, मीट है तो उनका मीट जो है काफी हेल्दियर होना चाहिए। देन डिजीज रेजिस्टेंट तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि क्या है, फार्मर जो है if he is going for animal husbandry, obviously he won't mind, he won't want कि भाई मेरे पास जो केटल्स होंगे वो बीमार केटल्स हैं। अगर हम भी एक पेट रखेंगे तो हम भी ये कहेंगे यार वो चुस्त दुरुस्त होना चाहिए, ऐसे ही कहेंगे ना। सो देन जो रिप्रोडक्शन की प्रॉपर एज होनी चाहिए, गुड हेल्थ होना चाहिए, देन जनरल अपीयरेंस भी अच्छी होनी चाहिए। सो अब अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में ब्रीडिंग के क्या कितने मेथड्स है, वी हैव 2 मेथड्स, वन इज योर नेचुरल एंड द अदर इज आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या कहते हैं, दिस वन इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग। इसमें करते हैं कि जो भी आपका जो काउ है, इट इज टेकन टू बी ऑफ देसी वेराइटी या आप कह सकते इंडिजिनियस वेराइटी, और जो बुल होता है दैट इज ऑफ एक्सोटिक वेराइटी, जो आपको डिजायर्ड रेट्स चाहिए, और उनको जब उनका हीटिंग पीरियड होता है तब उस टाइम पे उनको मेट कर दिया जाता है। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जिन बुल से हमें जो जो ट्रेड्स चाहिए हैं उसके सीमन को
रेफ्रिजरेट करके उसको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, आफ्टर दैट इट इज आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू द काउ एंड दैट इज नोन एज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. हमारे इंडिया में अराउंड 6,000 सेंटर्स हैं इसके एंड फार्मर्स आर टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ दैट. लेकिन ऑब्वियसली आप ये टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो तो नेचुरली आपको कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं दिमाग में, जैसे कि जो सीमेन आप लेते हो दैट शुड बी ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, हाइजीनिकली कलेक्टेड. नंबर 3, जो फीमेल सिलेक्ट आप करेंगे फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वो भी हेल्दी होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ डिजीज एंड इट शुड बी द रिप्रोडक्टिव एज शुड बी वेरी साउंड. देन जो आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन करी जाती है वो सिर्फ हीटिंग पीरियड के दौरान करी जाती है जब उनका प्रॉपर रिप्रोडक्टिव फेज चल रहा होता है. देन जो इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज करते हो दैट शुड बी प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड. ओके Prithvi, I think it's your side issue will be there because over here I don't think so any. बेटा आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. I think Yes, ma'am. yes, Prithvi, it will be at your end. So kindly just cooperate. Otherwise, I'm gonna send the video also. So don't worry about that. है ना? Recording तो I'm doing. So Yes. what is happening? जो female आप select करो that should be healthy and जो instruments आप use करोगे वो sterilize होने चाहिए. क्योंकि अगर वो sterilize नहीं है तो what is the benefit of doing all this procedure? वो अपने आप खराब हो जाएगा सारा, क्योंकि अगर एक infection हो गई तो result will be bad and everything will be ruined. So अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस में देखो क्या है बेटा, एक तो आप जो सीमेन है आप कहीं से भी ला सकते हो, राइट? आप बाहर से लेके, और जो आपको वैरायटी चाहिए आप लेके आ सकते हो. एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक एडवांटेज है क्योंकि आप अपनी काऊ को कहीं लेके नहीं जा सकते हो, राइट? और इसमें क्या रहता है, आप जो एक हमें डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला एनिमल चाहिए था वो हमें मिल जाता है. देन देयर इज चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव डिजीजेस, इट गेट्स लोअर्ड. देन आपके डिफेक्टिव जीन्स की जो स्प्रेडिंग है वो रुक जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक हमारे सपोज करो इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं गिर की, अगर उसके अंदर कोई एक डिफेक्टिव जीन है वो आगे 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 चलता ही रहेगा. लेकिन अगर हम वी आर गोइंग फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो वो चीज रुक जाएगी वहां पे. इट विल इंक्रीज द रेट ऑफ कंसेप्शन और लाइफ स्टॉक ब्रीडिंग जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाएगा और फार्मर को बुल रखने का अननेसेसरी खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है. ऑब्वियसली अगर उसके पास एक बुल है, दो बुल है जो उसके फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके बाद उसको रखने की जरूरत ही नहीं है. सो इट प्रिवेंट्स. अब आता है बेटा, ठीक है ये सब कुछ तो हो रहा है फाइन, लेकिन बेटा ऑब्वियसली अब कैटल को खाना देना तो बहुत जरूरी है. क्योंकि अगर हम बात करते हैं खाने से पहले तो हम बात करेंगे जो वो फार्म हाउस होता है जहाँ पे वो कैटल्स को रखा जाता है उसको प्रॉपरली मैनेज करना बहुत जरूरी है, राइट? अब मैनेज करने का क्या मतलब है? देखो मैनेज में क्या क्या चीजें आती है, क्लीनलीनेस आती है, हाइजीन आती है, आपके केटल्स की सफाई आती है एंड योर फूड जो आप उन केटल्स को दे रहे हो. अब देखो जो फूड होता है हम दो तरीके से उसको डिवाइड करते हैं. एक तो होता है नॉर्मल रफेज जो एक जर्नल रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है कंसंट्रेटेड फीड और उसके रॉ कंपोनेंट्स. इसमें हम डिवाइड अप कर देते हैं इनटू हाई एनर्जी फीड, जैसे कि जो आपके ड्रॉफ्ट एनिमल्स हैं उनको चाहिए होगा हाई एनर्जी. हाई प्रोटीन किसको चाहिए होगा, जैसे काफ्स को चाहिए, या जो प्रेग्नेंट कैटल्स हैं उनको चाहिए है, या फिर बाकी कंपोनेंट जैसे कि अगर कोई हमारा मीट वाला है तो उसको भी हम हाई प्रोटीन फीड ही देंगे, राइट? अब कंसंट्रेट्स हो गया या जो भी है, अगर हम एक ओवरऑल बात करो, एक जर्नल चीज करूं तो एक ग्रीन फॉडर जो होता है ना या ड्राई ग्रास, काऊ को आपने देखा होगा वो खाती है. रफेज जो है अराउंड 15 to 20 kg रफेज चाहिए होता है एक कैटल के लिए एक दिन में, राइट? और जो ये मिक्सचर हम देते हैं कंसंट्रेट्स का, इट्स अराउंड 4 to 5 kg. एंड वाटर जो है दैट कैटल नीड्स अराउंड 30 to 35 लीटर्स. ये एक दिन का काम है. इसके अलावा देखो बेटा उनको एडिटिव चीजें भी चाहिए होता है. दे नीड टू बी गिवन एंटीबायोटिक्स, दे नीड टू बी गिवन मिनरल्स, दे नीड टू बी गिवन हार्मोन्स. अगर ऑब्वियसली आप उनको फीड अच्छा नहीं दे रहे हो तो ऑब्वियसली योर मिल्क प्रोडक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज, योर मीट प्रोडक्शन विल बी कॉम्प्रोमाइज एंड दिस विल लीड टू डिक्रीज इन द ईल्ड. और अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं कर रहे हैं, हम हाइजीन जहाँ पे वो रह रहे हैं कैटल्स को हम जगह देते हैं रखने की, राइट, वो साफ नहीं है, कैटल साफ नहीं है, तो काफी तरह की बीमारियां हो जाती हैं, डिजीजेस हो जाती हैं. अब बेसिकली जो डिजीजेस होती है ना, नेचुरल सी बात है बेटा, ये प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा फर्क डालती है. मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगा, फिर ड्राफ्ट में मतलब फील्ड में काम कम कर पाएंगे. अगर कोई एनिमल बीमार है तो वो कैसे कर सकता है, राइट? अब इनके जो डेयरी एनिमल्स होते हैं ना, इनकी जो बीमारियां हम उसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला तो है, देखो पहला तो है आपका पैरासिटिक. पैरासिटिक मतलब कि वो सेट ऑफ एनिमल्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं.
ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब जैसे कि माइट्स, टिक्स, लाइस, बफेलो फ्लाई, ये सारे आपके पैरासाइट्स होते हैं और ये काफी तरह के जर्म्स को लेके आते हैं एंड दे इन्फेक्ट द कैटल। लेकिन कई बारी क्या होता है, आपके कुछ ऐसे इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं जैसे वॉर्म्स, स्कैरियस रेटिकुलोरम, ये उस कैटल के स्टमक को इफेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, या फिर फ्लूक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तो लिवर को ही खराब कर देते हैं, राइट। सो ये काफी हार्मफुल रहते हैं। इसी तरह से जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है वो ज्यादातर वायरस और बैक्टीरिया से होती है, ठीक है, और वो कंटेजियस है। सबसे बड़ी बात है, एक एनिमल से दूसरे एनिमल में भी जाती है। वायरल डिजीज का एग्जाम्पल है काउपॉक्स, राइट, काउपॉक्स हो गया, फुट एंड माउथ डिजीज हो गया। तो फुट एंड माउथ डिजीज में क्या होता है, काऊ के ना पैरों पे और मुंह पे ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, राइट। और बैक्टीरियल डिजीज में एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स यू वोंट बिलीव वो एनिमल से ह्यूमंस में भी आता है। सो ये ट्रांसमिशन भी बड़ा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि फार्मर को भी हो सकता है, चांसेस आर देयर कि ही मे गेट इन्फेक्टेड विद द डिजीज, राइट। तो इसी तरह से आपके जो बैक्टीरियल डिजीजेस होते हैं, जैसे मैंने बताया एंथ्रैक्स है, हेमोरेजिक है। फिर आपके आते हैं बेटा फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में रिंग वॉर्म है। रिंग वॉर्म जो होता है बेटा, इट इज ट्रांसफरेबल टू द ह्यूमंस आल्सो, ह्यूमंस में भी ट्रांसफरेबल है। फिर आता है बेटा, ये तो था केटल्स का। मैंने आपको बताया कि जो आपकी जो केटल होते हैं उसका हमने क्या ध्यान रखना होता है, व्हाट द बेसिक थिंग इज, आपको उनके रहने की जगह की हाइजीन का ध्यान रखना है, उनको हाइजीन का ध्यान रखना है। उनकी हाइजीन का मतलब उनकी जो बॉडी है उसको, मतलब हर 2 दिन के बाद उसको ब्रशिंग से क्लीन करना पड़ता है, राइट। नहीं तो क्या होगा, बिकॉज दे ऑब्वियसली पास आउट यूरिन, पास आउट एक्सक्रीटा, सो ऑब्वियसली दैट हैज टू बी क्लीन्ड अप सो दैट इन्फेक्शन जो है वो ना हो। और उनके जो रहने की जगह है, जो जहाँ पे वो खड़े होते हैं, दैट शुड बी इन अ स्लैंट, ताकि जो भी वो पास आउट करते हैं वो सब बह जाए, ओके। एंड जो वाटर उनको दिया जाता है दैट शुड बी क्लीन, पीने के लिए उनको साफ पानी देना चाहिए, एंड रेगुलरली उनको नहलाना भी चाहिए, बाथ प्रॉपर्ली कराना चाहिए, सो दैट दे आर क्लीन एंड हेल्दी। नेक्स्ट एक और ब्रांच है जो फार्मर्स आजकल काफी पसंद कर रहे हैं, दैट इज पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग बेटा मैम ये भी ये मिल्क के थ्रू भी वो हो जाता है, सॉरी बेटा क्या कह रहे हो? मिल्क के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है क्या चीज? डिजीज। मिल्क के थ्रू? मिल्क के थ्रू चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि यस। जब भी कोई भी इन्फेक्शन होगी, कुछ भी होता है ना, तो सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ता है ना वो मिल्क प्रोडक्शन पे पड़ता है। मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के थ्रू जाना थोड़े चांसेस कम है, क्योंकि जब एक फार्मर या किसी से भी आप मिल्क लेते हो, वी ऑलवेज गो फॉर पेस्चराइजेशन। हर कोई घर पे पेस्चराइजेशन करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बॉयल द मिल्क एंड आफ्टर दैट कंज्यूम दैट मिल्क, तो चांसेस आर लेस, बट ट्रांसमिशन रेट इज ऑल्सो लेस, बिकॉज उस केस में क्या होता है, आपका जो मिल्क प्रोडक्शन है वही कम होना शुरू हो जाता है काऊ का, राइट, कोई भी इन्फेक्शन का केस होता है। अब पोल्ट्री फार्मिंग में क्या है बेटा, इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जिसमें क्या हो रहा है कि हम डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स को रेज अप कर रहे हैं, जैसे कि चिकन्स, डक्स, ताकि मीट और एग्स मिल सके, ठीक है। पोल्ट्री अगर हम बात करें ना, दिमाग में एक चिकन की पिक्चर आती है, वो ज्यादा फेवरेबल होता है। आप मानोगे नहीं, 60 बिलियन चिकन जो है वो जस्ट फॉर कंजम्पशन एनुअली खत्म कर दिए जाते हैं। पर्सनली तो आई डोंट फील लाइक, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है एवरीबडी हैज अ राइट टू लिव, बट दिस इज अकॉर्डिंग टू यू नो some evolutionary scientists, they say ki this is a war going on in this earth, and whosoever is fit he will survive, वो hit है, right? The survival of the fittest जो है, यहाँ पे एक war चल रहा है, everyone is fighting with each other, and so this is going to be continuing. So now पोल्ट्री बेटा, जो पोल्ट्री वर्ड है दैट हैज कम फ्रॉम द फ्रेंच, पोल्ट मींस चिकन, राइट। तो ये आपका चिकन से रिलेटेड है, एंड आप मानोगे इसमें ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एगलिंग और एक होता है जो मीट के लिए करा जाता है। जो एगलिंग पोल्ट्री है उसको हम लेयर बोलते हैं, ओके, लेयर। एंड जो पोल्ट्री आपकी फॉर मीट होती है उसे बॉयलर्स बोला जाता है, ब्रॉयलर्स, ओके। सो बेटा पोल्ट्री फार्मिंग बेसिकली आप इसीलिए करते हो कि एग प्रोडक्शन हो और चिकन मीट हो। अब लेयर्स और बॉयलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, जो लेयर्स होते हैं दे आर एग लेइंग बर्ड्स, और बेसिकली उनको एग लेइंग पर्पस के लिए ही रखा जाता है, जबकि बॉयलर्स दे आर फॉर गेटिंग मीट। अब लेयर्स जो है बेटा, जैसे ही वो 20 वीक्स के आसपास होते हैं, दे स्टार्ट गिविंग एग्स, एंड वेयर एज जो बॉयलर्स होते हैं उनको सिर्फ 6 to 7 वीक्स तक ही रेज अप किया जाता है, और उसके बाद उसको मार्केट में सेल ऑफ कर दिया जाता है।
नेक्स्ट बेटा जो लेयर्स होते हैं उनको काफी स्पेस चाहिए होता है, दे रिक्वायर एडुकेट लाइट, अदरवाइज दे वोंट बी एबल टू गिव एग्स। जबकि जो बॉयलर्स होते हैं उनकी जो जो ये होती है ना कंडीशंस होती हैं, वो होता है कि फटाफट से ग्रो करते हैं, दे हैव वेरी लो मोर्टेलिटी रेट, वेयर एज जो लेयर्स होते हैं दे वुड नीड वेरी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डाइट, जबकि जो बॉयलर्स होते हैं उनको काफी रिच अमाउंट प्रोटीन का, विटामिन ए का, के का वो दिया जाता है, क्योंकि ताकि उनके अंदर फैट कंटेंट बने। ऑब्वियसली फैट कंटेंट होगा तो मीट कंटेंट ज्यादा आएगा। अब इंडिया में बेटा पोल्ट्री ब्रीड्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में मिलती है। पहली तो देसी ब्रीड आ गई जिसको हम इंडिजिनियस ब्रीड बोलते हैं, और उसके अंदर मेन है आपका असील, चिट्टागोंग, देन गासोस एंड दूसरा, मैंने यहाँ पे दूसरे नाम लिखे हैं तो वो भी आप देख लेना। अब ये जो असील होता है ना, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, और इसमें आगे 3 इसके आई मीन 4 वेराइटीज हैं। वन इज योर पीला विच इज योर गोल्डन रेड, then you have Yakub which is black and red, and then Nuri which is white, and Kajal and that is black in color. So ये काफी strong होते हैं, they have got very natural strong immunity, मतलब इनके ऊपर common diseases तो होती ही नहीं है, right? लेकिन इनके disadvantages बहुत हैं। पहला तो साइज बहुत छोटा है, they are very small in size. Number 2, they grow very slowly, बहुत slow grow करते हैं। नेक्स्ट इज बेटा दे ले लेस नंबर ऑफ एग्स, मतलब एग प्रोडक्शन जो है वो काफी लिमिटेड होती है। आप कह सकते हो अराउंड 60 एग्स पर ईयर, एक जो आपका लेयर होगा वो 60 एग्स पर ईयर के अराउंड आसपास देता है। देन जो एग्स भी प्रोड्यूस होते हैं दे आर ऑफ वेरी स्मॉल साइज। ओके, नाउ एक्सोटिक ब्रीड्स, नेक्स्ट इज योर एक्सोटिक ब्रीड। अब एक्सोटिक ब्रीड मतलब फॉरेन ब्रीड। अब इसके अंदर भी अब देखो हमारे यहाँ पे काफी सारी ब्रीड्स लेके आए हुए हैं जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं, दे हैव नाउ वेल मतलब दे हैव अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। जैसे कि जो मेन 2 हैं, एक तो है आपका व्हाइट लेगहॉर्न, ये बड़ा आपने शायद सुना भी होगा, देन रोड आइलैंड रेड, ये आपकी 2 वेराइटीज हैं जो आपको इंडिया में एक्सोटिक ब्रीड्स के नाम पे मिलती है, राइट? सो नेक्स्ट इज योर जो जेनेटिकली इम्प्रूव्ड, राइट, द जेनेटिकली इम्प्रूव्ड ब्रीड्स। अब वो क्या है भाई, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना क्रॉस ब्रीड्स, ये होती है IBL 80, देन B77। तो ये जो वेराइटीज है इनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होते हैं, जैसे कि अब सपोज करो मुझे चाहिए भी कॉमन डिजीजेस से रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, और दूसरा मुझे वो भी चाहिए कि भाई एग प्रोडक्शन ज्यादा हो, एग साइज इंक्रीज हो, मुझे ये सारे फीचर्स भी चाहिए। तो ऑब्वियसली इनको क्रॉस ब्रीड किया जाता है और जो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें लेके आते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो जो मैंने आपको बताया कि जो पोल्ट्री फार्मिंग है उनके 2 मेन टारगेट्स होते हैं। पहला तो ज्यादा से ज्यादा एग प्रोडक्शन हो, नंबर 2 जो मीट है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो। तो अब अगर हमने इम्प्रूव करना है तो हम किन चीजों पे काम करते हैं, किन चीजों पे काम करते हैं? एग नंबर पे काम करते हैं, कितना एग बना, सेक्सुअल मेच्योरिटी कैसे है, कितनी जल्दी मेच्योर हो रहा है, कितना उसको टाइम लग रहा है, एग वेट क्या है, क्योंकि साइज ऑफ द एग मैटर्स, देन बॉडी वेट क्या है। देखो जो बॉयलर्स होते हैं दे नीड टू हैव मोर वेट, उनका वेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी उनके पास जो मीट कंटेंट होगा वो ज्यादा बनेगा, राइट? देखो पृथ्वी, हेल्दी तो हम नहीं कह सकते, बट इट इज गुड इन अ वे दैट इट प्रमोट्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ दिस पोल्ट्री फार्मिंग। ठीक है, अब देखो बेटा, हम मैंने आपको बताया ना ह्यूमंस होते हैं ना, वी डोंट थिंक अबाउट अदर्स, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्व्स। ये जो टेक्निक हमने बनाई है, दिस इज जस्ट टू सी अप फॉर आवरसेल्फ, हमें क्या चाहिए। वी आर नॉट आस्किंग द चिकन, बेटा आपको क्या चाहिए, क्या हमने उसको पूछा? नहीं पूछा ना, मैंने आपको पूछा बेटा आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताओगे एंड आई विल गेट इट। लेकिन हम क्या एनिमल्स को या प्लांट्स को वी आर नॉट आस्किंग देम, वी आर आस्किंग आवरसेल्व्स कि हमें क्या चाहिए। यार हमें तो अब जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन, जो ब्रिंजल होता था ना, इट हैड सो मेनी वर्म्स इन इट, बहुत सारे वर्म्स होते थे और इसका कलर बिल्कुल अलग होता था। नाउअडेज द कलर इज अ वेरी डार्क वॉयलेट कलर, वेरी डार्क वॉयलेट, और उसके अंदर से वर्म्स बहुत कम निकलते हैं। तो दैट हैज बीन मॉडिफाइड, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था वर्म्स, हमने ब्रिंजल से या हमने चिकन से नहीं पूछा कि आपको ये चाहिए, नो, बिकॉज वी आर जस्ट जस्ट रीडिंग आवर माइंड्स ओनली। एग साइज क्या होना चाहिए, एग शेप क्या होना चाहिए, क्या आपको लगता है ये चीजें मैटर करेंगे चिकन के लिए? नो, उसको तो पता भी नहीं है कि इज दिस दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग फॉर समथिंग, नो, दे वोंट बी नोइंग। सो दैट इज द थिंग, हेल्दी नहीं हम कह सकते हैं, ठीक है, बट ये है कि अगर साइंटिफिकली किया जा रहा है, विद इन रेंज किया जा रहा है, देन इट इज ओके। ओके, लेकिन हाँ अगर हम बिना किसी फैक्ट्स के, फिगर्स के अगर हम ये चीजें करते हैं तो हाँ रिजल्ट जो है वो काफी डिवास्टेटिंग आ सकते हैं।
बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राइट? बट दिस फील्ड इज द लेटेस्ट, आपने शायद सुना नहीं होगा, अभी तो कॉन्सेप्ट बेटा डिजाइनर बेबीज का भी आ गया, डिजाइनर बेबीज का भी कॉन्सेप्ट है। जस्ट टेल द ट्रेट्स एंड दोज ट्रेट्स विल बी देयर इन द ह्यूमन बेबीज। अभी इस पे स्टडी चल रही है, वो जीनोम बनाया जाएगा प्रॉपर। सो अभी आप ये देख लो कि हम एनिमल्स के तो थक चुके हैं कर करके, अब हम ह्यूमंस पे आ गए हैं, राइट? सो समटाइम्स एक बात मैम कही जाती है, ह्यूमंस में भी ऐसे होता है अभी नहीं होता, आईवीएफ? नहीं अभी नहीं होता, बट दिस फिनोमेना इज बीइंग टॉक्ड ऑफ, ये बहुत, मैं 11th 12th आई एम टेकिंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स एंड दिस टॉपिक इज बीइंग देयर, दिस इज कॉल्ड ह्यूमन डिजाइनर बेबीज। तो उसमें इस पे स्टडी चल रही है बहुत ज्यादा कि क्या हमें, जैसे अब सपोज मैं हूँ, मुझे अपना बेबी चाहिए यार, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, उसकी आईज का कलर ब्लू होना चाहिए। अब मेरे पास ट्रेट नहीं है ब्लू कलर का, आई हैव ब्लैक आईज, माय हस्बैंड हैज ब्लैक आईज, so how can it be the same? No, IV is not the same, right? It's not the same, it is just टेस्ट ट्यूब में उनका फर्टिलाइजेशन होता है, it is, we are not हम क्रोमोसोम्स को या जीन्स को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, we are not dealing with the genes, हम जीनोम को नहीं छेड़ रहे हैं, we are just taking up the male gamete, we are taking up the female gamete and fusing them. After that, when zygote has been formed, it is being implanted in the female body, that's it, और कुछ नहीं हो रहा है उसमें। लेकिन बेटा जो ये जीनोम का है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, लेकिन ऑब्वियसली इट हैज सम प्रोज एंड सम कॉन्स, इस पे अभी बहुत इसके प्लस भी बहुत है, इसकी तरफ जो फेवर में कर रहे हैं साइंटिस्ट वो भी काफी है, लेकिन जो अगेंस्ट है वो भी काफी है, बिकॉज अगर हम नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग, अगर सपोज आपने बोला, नाउ सी, जो आपके वेजिटेरियन एग्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो हेन्स होती है ना बेटा, दे कैन ले एग्स विदाउट विदाउट अ कॉक, मतलब कॉक नहीं चाहिए, एग्स ले करती रहती है, so, जो एग्स ले होते हैं, दे आर नॉट गोइंग टू बेयर चिकन्स फ्रॉम इनसाइड, so those are called as vegetarian eggs, okay, राइट, क्लियर? अब पोल्ट्री केयर भी आपको पता है प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, ग्रोइंग पीरियड देखो, जो फर्स्ट लाइफ होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो उनका शुरू में जो चिकन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ग्रोअर्स, और ग्रोअर्स को बहुत ज्यादा ग्रोथ की जरूरत चाहिए, स्पेस चाहिए होता है, वो दे स्टार्ट जंपिंग ओवर हेयर एंड देयर, तो उनका जो फीड है काफी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, कैलकुलेटेड मैनर में दिया जाता है। देन कम्स द लेइंग पीरियड, उसमें क्या रहता है, जब सेक्सुअल मेच्योरिटी से लेके एग लेइंग के एंड तक, दैट पीरियड इज कॉल्ड लेइंग पीरियड, और इसमें चिकन जो है या तो उसको हम लेयर्स बोलते हैं या एगर्स बोलते हैं। अब इनको स्पेस चाहिए होता है, काफी लाइट चाहिए होती है, और क्योंकि जो लाइट की ड्यूरेशन की इंटेंसिटी है, दैट हैज इम्पैक्ट ऑन हेंस। आपने देखा होगा, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि जब भी थोड़ी सी भी रोशनी आती है, दे आर एक्टिव, राइट, कुकड़ू को शुरू हो जाती है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग, राइट, कहा जाता है कि मुर्गे की बांग आ गई तो उठ जाओ, राइट, दैट इज द थिंग। इसी तरह से जब बॉयलर्स होते हैं, उनके डाइट में विटामिन ए और के को इंक्लूड किया जाता है, बहुत जरूरी, राइट, ताकि जो उनकी डाइट है, एक तो प्रोटीन रिच बनाते हैं, दूसरा दे आर वेरी हेल्दी, दे आर वेरी प्लम्पी टाइप बनाते हैं उनको, नहीं तो क्या होगा, मीट जो है उनका उतनी क्वांटिटी नहीं आएगी, ओके। सेम थिंग इज, अब ये भी काफी डिजीज से सफर कर सकते हैं, पोल्ट्री डिजीज, जैसे डर्मेटाइटिस, फॉल पॉक्स, फॉल कॉलरा, देन एस्परगिलोसिस। अब एस्परगिलोसिस क्या है, ये जो चिकन्स होते हैं या बॉयलर्स हो गए, उनकी स्किन के ऊपर ना पैचेस बन जाते हैं मोल्ड्स के, या डर्मेटाइटिस में आपकी स्किन के ऊपर ना जैसे इरिटेशन होती है, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, सो दे आर हार्मफुल, obviously they are unhealthy, they won't be taken up by the marketplace, कोई भी उनको लेना पसंद नहीं करेगा obviously, है ना, क्योंकि everybody will think कि यार ये क्या है, हम तो नहीं लेंगे, right? Okay, so we had finished our poultry farming. Next is your fish production. अब देखो, ये जो फिशरी है डिपार्टमेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो जो फिशेस होती है ना बेटा, दे आर वेरी गुड इन विटामिन ए एंड विटामिन डी, राइट। अब हमारे इंडिया में वैसे भी जो कोस्टल एरिया है वो काफी बड़ा है, सो दैट गिव्स अस अ चांस कि हम काफी अच्छा कर सके। इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में, वी आर स्टैंडिंग एट 5th नंबर, 7th नंबर, इनफैक्ट 7th पे है, नॉट द 5th, 5th तो है ही नहीं, 7th नंबर पे है। सो इसमें क्या रहता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन की जो फिशरीज हैं आपको कैसा प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट कैसा है उस हिसाब से आपका जो हम बोलते हैं ना कि भाई क्या बन के आ रहा है, मतलब कितनी तरह की जो फिशरीज हैं वो होती हैं। पहला तो है फिन फिशरी, देन यू हैव शेल फिशरी। फिन फिशरीज मतलब आप उसमें कार्टिलेजियस और बोनी फिशेस को कैप्चर कर रहे हो। शेल फिशेस में जहां पे आपके क्रस्टेशियंस आ गए, जैसे कि आपके लोब्स,
प्रॉन्स आ गए, फिर आपके ये मोलस्क आ जाते हैं, इन सबको कैप्चर करना है आपने। देन होता है कि आप किस तरह से फिशरी कर रहे हो, आप किस तरह से फिश को ऑब्टेन कर रहे हो, या तो आप उनको कैप्चर कर रहे हो या फिर उनकी फार्मिंग कर रहे हो। एंड फार्मिंग जब करते हो दैट इज कॉल्ड एज कल्चरल फिशिंग। ओके, इसको एक साइंटिफिक वर्ड होता है, क्या होता है बेटा वो? द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग ऑफ फिश इज नोन एज, यस, पिसीकल्चर। वेरी गुड, पिसीकल्चर। सो इसमें ना थोड़े से नाम याद कर लेना बेटा, जैसे मरीन फिशरी है उसका क्या एग्जाम्पल होगा मरीन टाइप ऑफ फिश का? इट इज ईल, हिल्सा, देन सालमोन, ये नाम याद करने हैं। सालमोन का तो डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो इसको आपने लर्न कर लेना है। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स जो हैं वो जरूर से याद कर लेना। जैसे जो इंडियन आपकी जो मेजर कार्प्स हैं उनमें से कैटला, रोहू, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सोटिक आ जाती है सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प एंड कॉमन कार्प, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब बेटा देखो, जो फिश कल्चर होता है, जब आप फिश कल्चर की बात करते हो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। पहले तो ये होता है कि भाई जो आपके टोपोग्राफी क्या है, मतलब आपका जो पॉन्ड है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वाटर रिसोर्स कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है। तो जो लो टेम्परेचर है अराउंड 18 टू 20 डिग्रीज, ये बेस्ट होता है उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। और उसके बाद बेटा इनकी जो ब्रीडिंग रहता है, ब्रीड का क्या होता है, जो कॉम्पोजिट मतलब हम जो फिश यूज करते हैं ना, वो पॉन्ड कल्चर पे, पॉन्ड एनवायरनमेंट में ब्रीड नहीं करती। जो कार्प्स होती हैं वो मॉनसून सीजन में ब्रीड करती हैं। इसी तरह से जो फिश सीड होती है, कमर्शियल टर्म लेते हैं हम फॉर स्पॉन, हैचलिंग्स और फ्राई और फिंगरलिंग्स, मतलब ये आपके टर्म्स हैं जिसे आपको याद नहीं करना है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट कम्स योर एपीकल्चर। एपीकल्चर इज rearing and care and management of the honey bees. ये एक बड़ा लो कॉस्ट, एक आजकल बहुत इन ट्रेंड है दिस एड ऑन फीचर एनिमल हस्बेंड्री का। और इसमें क्या है, जो फार्मर्स होते हैं ना उनको काफी कम इनपुट में काफी ज्यादा आउटपुट मिल जाता है। बिकॉज हनी आपको पता है इट इज ब्लड प्योरीफायर, इट इज क्योर फॉर कफ, और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा रहता है। देन आपकी ह्यूमन बॉडी के लिए कह रहे हैं आजकल अच्छा है। इसमें कहते हैं आपके जो मतलब स्वीटनेस है इसके अंदर, यू कैन टेक इट इन प्लेस ऑफ शुगर, तो ये बेकरी में काफी यूज होता है। अब हनी बीज से देखो, एक हनी तो मिलता है, ये प्रोडक्ट तो हमें पता है। नंबर 2 बी वैक्स मिलता है, नंबर 3 प्रोपोलिस मिलता है, और उसका जो पॉइजन होता है बीज का वो भी यूज किया जाता है इन द मेडिकेशन डिपार्टमेंट, आयुर्वेदा में यूज करते हैं उसको। अब बेटा इसमें आपको जो लर्न करना है दैट इज कि इंडियन वेराइटीज क्या है और एक्सोटिक वेराइटी क्या है। इंडियन वेराइटी आपकी आती है एपीज इंडिका, ठीक है, एपीज डोर्सेटा एंड एपीज फ्लोरे, ये आपकी इंडियन वेराइटीज हैं तीनों। जो एक इटालियन वेराइटी है विच इज एपीज मिलीफेरा, ये इटालियन वेराइटी है और ये बहुत ज्यादा हनी प्रोडक्शन करती है एज कंपेयर टू द इंडियन ब्रीड्स। दूसरा, दिस हनी बी इज वेरी जेंटल इन नेचर, बहुत जेंटल है, और इसके अंदर एक एबिलिटी है कि ये खुद को ना वो कर लेता है, सेव कर लेती है अपने किसी भी एनिमीज से, राइट, एनिमीज से सेव कर लेती है। और इसमें जो है हनी प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा है। No, honey bees are not eaten. I don't have this information. मैंने नहीं सुना bees का, तो because they sting a lot. So उनको खाया नहीं जाता है, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने सुना था कि खाते हैं। मे बी होता हो, बट मतलब अभी तक I haven't heard this thing. But चलो I'll keep this thing in mind कि हाँ देखते हैं कि खाते हैं कि नहीं। वैसे तो चाइनीज वालों का तो कुछ भी भरोसा नहीं है, वो कुछ भी खा सकते हैं, राइट? वो कुछ भी खाते हैं। हाँ जी, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी। आपको पता ही है बेटा, जो हनी बीज होते हैं, तभी एलियंस छुपे हुए हैं। हनी बीज जो होते हैं ना बेटा, उनमें एक क्वीन होती है और बाकी सब वर्कर्स होते हैं, राइट? ये जो वर्कर्स होते हैं इनका काम होता है मेन कि ये जाके जो आपका सेल सैप होता है उसको इकट्ठा करते रहते हैं, और फिर नेक्टर स्पेशली जिसको बोलते हैं, उस नेक्टर को कलेक्ट करते रहते हैं, दैट बिकम्स योर हनी। और क्वीन इज देयर फॉर ब्रीडिंग पर्पस, वो ब्रीडिंग करती रहती है एंड इट इज देयर। लेकिन जो आपके वर्कर बीज होते हैं ना, उनके आगे कैटेगरीज होती हैं, सोशली उनमें डिविजन होता है। जैसे कुछ होती हैं दे आर नर्सिंग बीज, वो सिर्फ देखभाल करने का काम करती हैं। कुछ होती हैं फील्ड बीज, जिन्होंने सिर्फ फील्ड में जाके नेक्टर इकट्ठा करना है। कुछ होती है स्वेंजिंग बीज, उसमें क्या होता है जैसे कि जो कॉलोनी का खाली हिस्सा है उसको साफ सफाई करना, ये वो। तो इनमें ना, इनमें भी सोशल डिविजन मिलती है, और इनमें भी डिजीजेस होती हैं। अमीबा कॉज करता है इनमें डिजीज, बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है। सो ये हमें कब पता चलता है? क्योंकि जब आप इनको इकट्ठे रख रहे हो, राइट? फार्मर्स को तो ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि कौन सी डिजीज हो रही है, उसको मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ। सो ये चीजें आपने दिमाग में रखना है। मेन इसमें एपीकल्चर में जो पढ़ने वाला है वो आपको नेम ऑफ द ब्रीड्स जो है वो याद होनी चाहिए।
इंडियन ब्रीड्स और आपकी एग्जॉटिक ब्रीड, जो इटालियन आपकी हनी बी है वो काफी ज्यादा हनी प्रोडक्शन करती है एज कम्पेयर टू द इंडियन ब्रीड्स, और जेंटल होती है नेचर में, इस चीज का याद रखना, ठीक है। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ द चैप्टर फाइनली। ओके, नाउ